नमस्कार। मैं अम्बरीश कुमार, जनादेश के इस विशेष शो में आपका स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश की राजनीति पर बात करते हैं। आज शनिवार का दिन है। हमारे साथ आज दो मेहमान हैं। हमारे साथी रामदत्त त्रिपाठी हैं और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र नाथ भट्ट। मैं अभी योगी जी ने एक फैसला किया है, आप लोगों ने भी जानते ही होंगे कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगार लोगों के आंदोलन के बाद ये फैसला आया कि 6 महीने में जितनी भी सरकारी वैकेंसीज हैं उनको भरा जाएगा। कई लोगों का आकलन है ये 4-5 लाख है, कितनी है, खैर इसकी जानकारी मुझे बहुत ज्यादा नहीं है। मैं भट्ट जी से जानना चाहता हूं, ये संभव होगा कि 6 महीने में काफी हद तक लोगों को रोजगार मिल जाएगा इस तरीके से? जी भट्ट जी। देखिए, ऐसा है, ये महामारी तो अभी आई है, लेकिन महामारी के आने के पहले 2 साल पहले से 2017 से ही अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थितियां के लक्षण साफ दिखाई पड़ने लगे थे। और आरबीआई ने भी कहा, सारे आर्थिक एक्सपर्ट्स ने भी कहा कि बाजार में मांग घट रही है और हमारे देश का जो जीडीपी का जो 60% हिस्सा है वो कंजम्पशन से आता है, उपभोग से आता है। और उस उपभोग में सब कुछ शामिल है, उसमें आवश्यक वस्तुएं भी शामिल हैं और उसमें प्रीमियम या विलासिता की वस्तुएं भी शामिल हैं, लेकिन बहुत बड़ा हिस्सा आवश्यक वस्तुओं से है जो दैनिक उपयोग की चीज है। तो बेरोजगारी इस देश में किसी भी डेवलपिंग इकोनॉमी में सदैव एक संकट होता है, एक बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। 18 में भी यही स्थिति थी, 19 में चुनाव आ गया, बालाकोट हो गया और बीजेपी ने चुनाव निकाल लिया और उसके बाद ये कोढ़ में खास की स्थिति पैदा हो गई, जो महामारी आ गई। तो अब सरकार के सामने हर राज्य में यही चुनौती है कि कैसे इसको संभाला जाए। और इस देश का ये इतिहास है, हमारी पॉलिटिकल संस्कृति का पिछले 7 दशकों से अधिक का, कि कोई भी मुद्दा हो अंततः उसको चुनावी राजनीति के चक्रव्यूह से गुजरना पड़ता है और उसी में सारा संघर्ष होता है। उसमें सारी वाक्पटुता, नेताओं की कम्युनिकेशन स्किल, पॉलिटिकल पार्टीज की जनता के बीच में अपनी बात पहुंचाने की क्षमता, इसके आधार पर कौन परसेप्शन बना ले जाए वही इलेक्शन निकाल ले जाता है। बेरोजगारी अब और गंभीर हो गई है, जो व्यवस्था पहले, जो स्थिति पहले से गंभीर थी। अब ये बात है और देश के सभी अर्थशास्त्री इस बारे में तो कम से कम एक राय है कि सरकारी नौकरी रोजगार का माध्यम नहीं है। सरकारी नौकरी के माध्यम से बेरोजगारी की समस्या को हल नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर 2 करोड़ लोग हैं जो रोजगार की लाइन में हैं और उसमें हम जो है 2 लाख को हम नौकरी दे दें, और जो आज की तारीख में जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो उनका प्रेडिक्शन है कि 2030 तक हमको 9 करोड़ नॉन फॉर्म जॉब चाहिए होंगे, कृषि से अलग सरकार को 9 करोड़ नौकरियों की व्यवस्था करनी होगी। तो अब चुनाव नजदीक हैं, अब ये मान के चलिए बस 1 साल ही बचा है चुनाव में, 1 साल या 14 महीने। तो समाजवादी पार्टी के सामने अब ये अस्तित्व का संकट है। 2014, 2017, 2019 इन 3 चुनाव में जो इतनी कंक्लूसिव हार समाजवादी पार्टी की हुई है, तो अब इनके सामने एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, इसलिए ये मामला गरमा रहा है। सरकार को भी ये मालूम है कि वो ओवरनाइट, उसके पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में ऐसा स्पर्ट नहीं आ सकता कि एकाएक जो है जॉब क्रिएट हो जाए। इस समय तात्कालिक चुनौती तो ये है कि कोरोना या लॉकडाउन के पहले मार्च 25, 2020 को जो रोजगार की स्थिति थी, हम वहीं पहुंच जाएं। अभी वहीं पहुंचने में हमको लग जाएगा कम से कम 18-20 महीने। तो इसलिए रोजगार एक बहुत बड़ी चुनौती है और जो पॉलिटिकल रेटरिक के जरिए जो भी नेता जो कहे, लेकिन बंद कमरे में जो बात होती है सबको मालूम है कि ओवरनाइट जादू की छड़ी किसी के पास नहीं है और किसी भी दल के पास, खासकर समाजवादी के पास, पार्टी के पास तो कहने को कुछ भी नहीं है कि जब इनकी सरकार थी तब इन्होंने रोजगार के क्षेत्र में क्या किया। जी भट्ट जी, इसमें एक सवाल जरूर है कि जो खाली पद पड़े हैं उनको भरने की बात हो रही, जो खाली पद पड़े हैं उसका कोई मोटा सा आकलन जरूर होगा, आपके पास भी होगा। देखिए, खाली पद की जहां तक बात है, रामदत्त जी भी हमसे पहले से लखनऊ में सक्रिय हैं। 1980 में भारत यूपी गवर्नमेंट का फैसला था कि अब खाली पद नहीं भरे जाएंगे। वीर बहादुर सिंह जब चीफ मिनिस्टर थे 1986-87 में दारुल शफा के सामने ग्रेजुएट इंजीनियर महीनों धरने पर बैठे रहे
कि इरिगेशन डिपार्टमेंट में, पीडब्ल्यूडी में असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर्स के 6000 खाली पद भरे जाएं। और ये केवल यूपी की बात नहीं है, सभी राज्य सरकारों में, यहाँ तक कि केंद्र सरकार में भी जो गेस्टेड पद हैं जो वो नहीं भरे जा रहे हैं। और जब से ये चौथा वेतन आयोग, पांचवा, छठवां, अब सातवां, इन वेतन आयोग के आने के बाद राज्य सरकारों के लिए इस वेतन के बोझ के खर्च को उठाना बहुत मुश्किल हो गया है। त्रिपुरा में, नॉर्थ ईस्ट में तो ये हालत थी कि अभी वहां पे पांचवा वेतन आयोग अभी 1 साल पहले लागू हुआ है, और जो पिछला चुनाव वहां हुआ था 2018 में, तब तक वहां चौथा वेतन चल रहा था। तो कोई भी सरकार जो है अब वेतन के मद में खर्चा बढ़ाना नहीं चाहती, ये देश के हर राज्य में है। और नए पदों पे भर्ती करने के पहले जो ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में 4 लाख लोग संविदा पे काम कर रहे हैं, ठेके पे नौकरी कर रहे हैं, उनको किसी लेबर लॉ का लाभ नहीं मिलता, उनको छुट्टी भी मुश्किल से मिलती है, बीमार हो जाए तो वेतन कट जाता है। मैंने पहले भी कहा था, अकेले यूपी पावर कॉर्पोरेशन में 50,000 से ज्यादा संविदा पे कर्मचारी काम कर रहे हैं। और मैंने इस पे स्टोरी भी की थी। आज की तारीख में यूपी पावर कॉर्पोरेशन का उनका सैलरी बिल साल में 250 से 300 करोड़ रुपए है, और यदि उनको ग्रेड दे दिया जाए तो ये बिल सीधे बढ़ के 4000 करोड़ रुपए हो जाएगा। वर्तमान योगी सरकार ने केवल ये परिवर्तन किया है कि उनको वेतन का भुगतान समय से हो, उनका प्रोविडेंट फंड अकाउंट खोला जाए, उनका ईएसआई अकाउंट खोला जाए, उनको इंश्योरेंस की सुविधा मिली है, और यदि दुर्घटना में मृत्यु हो तो उनको तुरंत मुआवजा मिले। तो नए पदों पे भर्ती करने के पहले जो पहले से ही जो 4 लाख लोग संविदा पे काम कर रहे हैं, उनकी सेवाएं क्यों ना रेगुलराइज की जाए? सरकार इसके बारे में कोई बात क्यों नहीं कह रही? जी रामदत्त जी, वो तो जो संविदा आने वाले के लिए भी संविदा का प्रावधान हो रहा है, और पिछला वाला संविदा पे है, इस पे आपके 10 साल से काम कर रहे हैं लोग, 10 साल से काम कर रहे हैं, ज्यादा हो गया। अभी भट्ट जी ने कहा कि ओवरनाइट कोई जादू की छड़ी नहीं है कि भाई ये खुल जाए नौकरियां। लेकिन योगी जी ने तो ओवरनाइट ही खोल दिया भाई। अचानक से उन्होंने एक दिन सारे अफसरों से कहा अपने टीम 11 से कि भाई कल तक सारे आंकड़े आ जाने चाहिए मेरे टेबल पर, और 3 महीने के अंदर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दीजिए, और 6 महीने के अंदर जो है नियुक्ति पत्र थमा दीजिए। तो योगी जी को ये अचानक कहां से सूझा? सवाल ये है असली हम लोगों का। एक सेकंड नहीं, मैं बोल रहा हूँ, एक सेकंड। तो ये सवाल नहीं है कि देखिए 80 से क्या हो रहा था, पद खाली की आर्थिक स्थिति जो है। सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार के एटीट्यूड में ये अचानक परिवर्तन क्यों आया, जबकि इसके पहले तो वो बात कर नहीं रहे थे रोजगार की। तो देखिए इसमें मेरे ख्याल से इसको एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट हम लोगों को इसको रेखांकित करना चाहिए कि ये जो अभी मोदी जी के जन्मदिन पर एक राष्ट्रीय बेरोजगार आंदोलन कराया, किसने कराया राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस, ये तो हमें स्पष्ट नहीं लग रहा। लेकिन ये है कि इसको समाजवादी पार्टी भी काफी हल्ला मचाई, और कांग्रेस ने हल्ला मचाया, एनएसयू ने हल्ला मचाया, और इसके अलावा जो भी इनकी यूथ विंग है, और काफी जगह जगह धरना हुए, प्रदर्शन हुए, लाठीचार्ज हुए। तो ये तो पक्का है कि मुख्यमंत्री योगी जी का ये जो कदम है अचानक, जो उन्होंने भर्तियां, अदरवाइज अभी तक तो पूछते भी थे तो भी नहीं बताते थे कि भाई कितनी भर्तियां हैं। तो अचानक जो भर्तियां का आंकड़ा खोलने का और उनको भर्ती करने का जो निर्णय आया है, जाहिर है कि वो दबाव में है इस समय जनमत के। और देखिए इतने ही नहीं है, अभी कुछ दिन पहले योगी जी ने अपने आवास पे मंत्रियों की बैठक बुलाई थी, और उनको ये कहा था कि आप फील्ड में जाइए और अपोजिशन के आरोपों का जवाब दीजिए। अब अपोजिशन इस समय कौन है? देखिए बहुजन समाज पार्टी तो कुछ कर नहीं रही है। जो कुछ हो रहा है वो प्रियंका गांधी एक तो मीडिया में छाई हुई हैं। अभी देखिए उन्होंने जो कृषि विश्वविद्यालय के हैं उनके टेक्निकल असिस्टेंट पे भर्ती होती है, उनसे उन्होंने जूम वगैरह पे जो भी बात की वेबिनार पे। फिर वो शिक्षक भर्ती शून्य जो जनपद है उनसे बात की। और आज ही मेरे ख्याल से अभी कहीं प्रेस नोट आ रहा था कि जो उर्दू के
बेरोजगार हैं या उनके जो पद खाली हैं उनसे बात की। तो निश्चित रूप से जो ये अपोजिशन ने और समाजवादी पार्टी अपना धरना प्रदर्शन लगातार जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव और उनकी टीम जो है वो इस पे दबाव बन रही, तो ये हम कह सकते हैं इसको एक पॉजिटिव बात भी मानी जा सकती है कि भाई और चीजों पे भले ही सरकार न मानी, कम से कम विपक्ष के इस मुद्दे को माना उन्होंने। और ये गलत हो रहा था। देखिए आप बात समझिए, जो खाली पद हैं वो आप देखिए कि वो बहुत क्रूशियल जगहों पर खाली है। अब लखनऊ यूनिवर्सिटी में 200 से ज्यादा टीचर्स के पद खाली हैं। नतीजा क्या है कि कई डिपार्टमेंट ऐसे हैं, मुझसे वाइस चांसलर साहब ने खुद बताया कि जहां एक भी टीचर नहीं है, वो बाहर से आदमी, कुछ डिपार्टमेंट है एक टीचर है। आप देखिए ब्लॉक में बीडीओ के तमाम पद खाली पड़े हैं। जो पंचायत सचिव होता है जिसके पास ये लाखों करोड़ों का आजकल गांव में बजट जा रहा है, उसके पास एक एक पंचायत सचिव के पास 8-8, 10-10 गांव सभाओं का चार्ज है। तो ये एक्चुअली वर्ल्ड बैंक के दबाव पे, ब्यूरोक्रेसी के दबाव पे, जो तहसीलों में आप देख लीजिए इतने रेवेन्यू के मुकदमे हैं, उन्हीं रेवेन्यू के मुकदमों के चलते आप देखिए तमाम तरह के माफिया पैदा हो रहे हैं। विकास दुबे वाला भी देख लीजिए, जमीनों में हेरा फेरी है, लेकिन तहसीलदारों के पद खाली हैं, नायब तहसीलदारों के पद खाली हैं। तो भाई सरकार चलेगी कैसे अगर आप अरबों रुपया दे रहे हैं गाँव में, तहसीलों में। आप चाहे कोरोना के ही व्यवस्था को ले लीजिए कि आपने कहा होगा, तो वो व्यवस्था करेगा कौन गांव में। तो इसलिए पद न भरने से ये काम का बहुत प्रभावित हो रहा है ना, डिफरेंट लेवल पे काम प्रभावित हो रहा है। आप देखिए मेडिकल कॉलेजेस में प्रोफेसर्स नहीं है, और प्रोफेसर के लिए क्वालिफाइड करने वाले अब वो, क्योंकि बहुत सालों से असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती नहीं हुई, रीडर्स की भर्ती नहीं हुई, तो ये 1 साल का नहीं है। देखिए ये बैकलॉग चाहे अखिलेश यादव रहे हों, चाहे उसके पहले की सरकारें रही हों, ये एक कोताही होती रही है कि भाई सरकारी जो पद हैं उनको भरा ना जाए। भाई जब बजट में प्रोविजन है, टैक्स पेयर टैक्स दे रहा है, तो आप उसकी सेवा के लिए जो जरूरी, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, तो भाई आप देखिए, अच्छा टॉप हैवी होता जा रहा है। आप भट्ट जी, हम सचिवालय गए थे तब आप जानते थे प्रमुख सचिव का कोई पद था? अब आप इतने मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, टॉप हैवी तो होते जा रहा है प्रशासन। तो ये नहीं है। तो निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि ये जो अपोजिशन ने दबाव बनाया, बेरोजगार लड़कों ने जो लाठी खाई, आंदोलन किया, मुझे लगता है उसका ये प्रभाव है। और दूसरी बात, मैं केवल 2 एक चीज में एक इसमें और जोड़ दूं, भट्ट जी से भी कह दूं, क्या बिहार का चुनाव को देखते हुए भी, ये एक अभी दर्शक ने भी लिखा कि बिहार को चुनाव को देखते हुए घोषणा की गई, हमारा उत्तर प्रदेश और बिहार बॉर्डर करीब मिलता है, लेकिन नीतीश कुमार के यहाँ चूंकि चुनाव होने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी वहां भी पूरी ताकत लगा रही, आपको लगता है कोई संबंध है बिहार चुनाव से भी इस अनाउंसमेंट का, या बेरोजगारों का आंदोलन ही ऐसी वजह थी जिसकी वजह से ये अनाउंसमेंट किया गया? जी भट्ट जी। देखिए ये जो कदम यूपी गवर्नमेंट ने उठाया, मुख्यमंत्री ने उठाया है, ये स्पष्ट तौर पे साफ है, ये पॉलिटिकल डैमेज कंट्रोल का ऑपरेशन है। और प्रधानमंत्री के जन्मदिवस को जो बेरोजगार दिवस बनाया गया, सरकार ने इसको बहुत गंभीरता से लिया है। और सरकार ने, योगी सरकार ने माफियाओं के प्रति अभियान से ज्यादा तेजी से इसमें काम किया है। और जैसा रामदत्त जी ने कहा कि सरकार को इतनी जल्दी आंकड़ा कहाँ से मिल गया खाली पदों का, तो उनको बता दूं मैं कि हर साल जब बजट पेश होता है तो बजट के साथ एक पुस्तिका ये भी होती है मोटी सी, उसमें ये दिया होता है कि भिन्न भिन्न विभागों में कितने स्वीकृत पद हैं और कितने भरे हैं, कितनी वैकेंसी है। तो सरकार के पास ये ब्यौरा सदैव रहता है। ये कोई बहुत इसके लिए कोई जो है रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं होती है। तो सरकार को ब्यौरा सामने आ गया। और नहीं, अगर एक सेकंड में आपको ब्यौरा तो रहता है, लेकिन उनके रिक्रूटमेंट का जो रिक्वेजिशन भेजना होता है पब्लिक सर्विस कमीशन में या अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में, वो रिक्वेजिशन नहीं भेजते हैं ना। बात है जो संबंधित वो अब भेजा जाएगा, वो अब भेजा जाएगा, जो कि वो नहीं भेजा जाता ना। ये जहाँ हम कह रहे हैं कि सरकार को जानकारी नहीं थी, उन्हें भर्ती नहीं करती थी, रिक्वेजिशन नहीं भेजती थी। जो भर्ती बोर्ड है, जब आप उनको खाली पद नहीं भेजोगे, आप उनको अधियाचन नहीं करोगे कि भाई आप हमें दीजिए रिक्रूट करके, सही बात है, तो कैसे भर्ती होगी? यहाँ एक बात और रेलेवेंट है, जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे और जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे,
दोनों बार सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन को एबॉलिश कर दिया गया। योगी जी की सरकार ने 2017 में आने के बाद अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का दोबारा पुनर्गठन किया गया है और अब उम्मीद की जाती है कि ये सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन अब एबॉलिश नहीं होगा। और आप पिछले 20 साल का रिकॉर्ड देखिए तो केवल 2 जगह नियुक्तियां हुई हैं, पुलिस का सिपाही और सब इंस्पेक्टर और प्राथमिक शिक्षक। इन दो जगहों पे नियुक्तियां लगातार हो रही हैं, क्योंकि पुलिस में नियुक्ति के बगैर काम नहीं चलेगा। और फिर भी लगभग 1 लाख पद पुलिस में आज भी खाली हैं। और यूपी के पास एक साल में केवल 10,000 ही पुलिस कर्मियों को ट्रेनिंग देने की क्षमता है, जितने हमारे प्रदेश में ट्रेनिंग स्कूल हैं। मिर्जापुर में है, सीतापुर में है, मुरादाबाद में है। तो अगर 10,000 भी अगर हर साल आप ट्रेन करेंगे तो 1 लाख तो नियुक्तियां भरने में 10 साल लग जाएंगे आपको। पुलिस की नियुक्ति करना इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है भट्ट जी और अमरीश जी, कि आपको पता होता है कि कितने कर्मचारी किस तारीख को कब रिटायर होंगे। तो सरकार क्या करती है कि उनके रिटायरमेंट के सालों बाद रिक्वेजिशन भेजती है। अगर मुझे पता है कि भाई दिसंबर 2023 में हमारे 100 कर्मचारी रिटायर होंगे, तो उनकी नियुक्ति प्रक्रिया तो हमको जून में शुरू कर देनी चाहिए ना, उतने पदों की हम पैनल बना लेंगे। लेकिन पैनल नहीं बन रहा है। दूसरे क्या प्रॉब्लम हो रही है कि जो पॉलिटिकल दबाव पड़ता है, चाहे जो सरकार हो। आप देखिए, आप इसी सरकार में अभी एक इसके पहले जो अध्यक्ष बनाए गए थे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के, क्या वजह है कि वो त्यागपत्र देके चले गए। अब उसको दूसरे प्रवीर कुमार जी आए हैं तो वो करा रहे हैं कोरोना के बावजूद। अभी मैंने देखा कि वो कुछ भर्ती जो है इंटरव्यू वगैरह करा रहे हैं प्रोटोकॉल के साथ। तो एक बड़ा चक्कर ये भी है कि भर्ती आयोग, आप देखिए जो शिक्षा के भर्ती बोर्ड है, उच्चतर शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा, इनमें तो करप्शन बहुत ज्यादा है। कुछ सालों पहले तक आप देखिए हमारे यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन में इतना करप्शन था। अच्छा, उसका नतीजा क्या होता है कि ये केवल सरकार की गलती नहीं, हर भर्ती कंट्रोवर्शियल होके फिर हाईकोर्ट चली जाती है। जाने कितने हाईकोर्ट में अभी भी जो टीचर्स का मामला है अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो ये भी बड़ी दिक्कत है कि हर लेवल पे उसमें कोर्ट कचहरी में मामला चले जाने से भी डिले हो जाता है। जी जी भट्ट जी, आप कुछ कह रहे थे। मैं कह रहा हूँ कि ये अब ये समय आ गया है कि हमारा बजट 5 लाख करोड़ से ऊपर जा चुका है। यूपी के मुख्यमंत्री का ये लक्ष्य है, ये उनका सपना है, मिशन है कि 2024 तक हमको यूपी की इकोनॉमी को बनाना है $1 ट्रिलियन की। आज की तारीख में हम $250 बिलियन पे हैं। तो ये इतने शॉर्ट टर्म में हम 4 गुना जंप लगा लेंगे, ये कोई सचिवालय में बैठे अधिकारी नहीं कर सकते। अभी सरकार ने पिछले हफ्ते घोषणा की है कि वो टेंडर फ्लोट करेगी और एक कंसल्टेंट अपॉइंट किया जाएगा। तो अब जरूरत है कि उत्तर प्रदेश सरकार को, बीजेपी को इस बारे में, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को, सारे स्टेक होल्डर्स को, या किसान संगठनों को, युवाओं के संगठनों को, और जो एमएसएमई सेक्टर है, जो सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है, सबको बैठ करके अपने एक आम राय बनानी होगी और ये तय करना होगा कि भाई जो हमारी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, जो तूतू मैमे की राजनीति है, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति है, इस बेरोजगार के मामले को थोड़ा इससे अलग करें और कैसे इसमें चला जाए, ऐसा बहुत मुश्किल लगता है। भट्ट जी, आप तो अर्थशास्त्र को इतना बारीकी से मॉनिटर करते हैं। मेरा एक सवाल है, पिछले कई दशकों से कोई भी सरकार हो, मैं नहीं कह रहा हूं, और खास करके ये तो शुरू कांग्रेस ने ही किया लिबरलाइजेशन में, तो एक जो ये कोशिश हो रही ज्यादातर कि भाई अधिक से अधिक काम जो है मशीनों से लिया जाए, मशीनें आ जाएं और उनकी जगह हम कर्मचारी काम कर दें। दूसरे सरकार की पॉलिसी थी कि कृषि सेक्टर से लोगों को हटाया जाए, तो इसीलिए जो कृषि सेक्टर को जानबूझ के उसमें प्रॉपर इन्वेस्टमेंट नहीं किया। कृषि और एलाइड, चाहे हार्टिकल्चर हो, डेयरी हो, मत्स्य पालन हो, तो ये जो भी मुर्गी पालन हो, तो और वो ये था कि हम इनको ले जाएंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर में। और दूसरी एक वजह ये थी कि जो बंबई, गुड़गांव, दिल्ली में हमको सस्ते लेबर चाहिए। तो एक सरकार की जो नीति का जो फोकस है, अच्छा वो कहते हैं कि हम एफडीआई लाएंगे, रोजगार लाएंगे, तो देखिए
मेरा ये कहना है कि बहुत सारी जो हमारी वर्क फोर्स है, अगर आप उसमें देखेंगे जो लेबर फोर्स है उसमें बहुत सारे हैं। तो ये जो दायरा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि पब्लिक सर्विस कमीशन या बड़ी अच्छी नौकरियां टीसीएस की, उसमें तो आएंगे नहीं। आज भी मैं गया था गोमती नगर चौराहे पर, तो इतनी भीड़ थी वहां चौराहे पर, और वो सब बेचारे जो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं अपने औजार लिए खड़े थे, और पता चला कि 11-11 बजे तक कोई काम नहीं मिल रहा। तो ये जो भारत सरकार की, एक सेकंड, भारत सरकार की जो पॉलिसी रही है कि साहब हमको कृषि सेक्टर से हटाना है और दूसरे सेक्टर में ले जाना है, और ट्रिकल डाउन इकोनॉमी, ये जीडीपी बढ़ेगी और उसका ट्रिकल डाउन बूंद बूंद जाके वो गांव में पहुंचेगा, तो वो नहीं हो रहा, उल्टा हो रहा है। तो ये पॉलिसी में गड़बड़ी है भारत सरकारों की कि ये कृषि सेक्टर को जो अब इतना, उत्तर प्रदेश में आप बाराबंकी से शुरू कीजिए, सब जगह बुनकर हैं। आप बुनकरों के बारे में कोई कि सरकार पहले खरीद वरीद भी करती थी, अच्छी डिजाइन देना हो, अच्छा उनको धागा नहीं मिल पाता है। तो मुझे लगता है कि जो तमाम दूसरे जो हाई स्किल वाले जॉब है, इंजीनियर, डॉक्टर या एमबीए, ये सब छोड़ दीजिए, तो बहुत सारी जो हमारी वर्क फोर्स है वो उन जॉब्स में जा ही नहीं सकती, उसकी कतार में ही नहीं है। तो उसके लिए हमें ये जो सेक्टर्स है एग्रीकल्चर का, और अब तो लौट के लोग गांव ही जा रहे हैं, गांव में कम से कम उनको ये फायदा है कि किराए का, घर में किराया नहीं देना पड़ता। तो आपको नहीं लगता कि ये पॉलिसी गलत थी, और सरकार को ये बंबई, दिल्ली, लंदन और अमेरिका के इन्वेस्टमेंट के साथ साथ जो हमको जो कम पढ़े लिखे लोग हैं जिनके पास हुनर है, और खेती में और जो कुटीर उद्योग में, डेयरी में, मछली पालन में, मुर्गी पालन में, इन सब में रोजगार क्रिएट करने के जो है वो प्रयास करने चाहिए। देखिए एक चीज और मैं जोड़ दूं भट्ट जी, अभी पूर्वांचल से खबरें आ रही हैं कि जो वहां से मजदूर बंबई, दिल्ली से लौटे थे, वो सब बढ़िया बसों से उनको वापस बुलाया जा रहा है। क्या वजह है कि उत्तर प्रदेश में उनको रोजगार की कोई विकल्प यहाँ पे नजर नहीं आया? इसकी वजह हमें लगता था कि शायद उत्तर प्रदेश सरकार या कुछ ऐसा हो कि उनको यहाँ रुकने का मौका मिले, पर वो रुक नहीं पा रहे हैं। स्किल लोग, अच्छा वो सब स्किल लोग हैं, कोई ऐसे नहीं है वो। हाँ जी भट्ट जी, मैं चाह रहा था इस पे। देखिए ऐसा है कि एक मोटी बात समझ लीजिए कि हमारे देश का जो संवैधानिक ढांचा है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का, उसमें स्टेट्स के पास बहुत कम शक्तियां हैं, और स्टेट्स के पास जो एडिशनल रेवेन्यू मोबिलाइज करने की जो सही पावर थी वो जीएसटी आने के बाद समाप्त हो गई। और आज की तारीख में स्टेट्स के पास पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे, अल्कोहल पे और स्टैंप रजिस्ट्रेशन के अलावा किसी भी रेवेन्यू को, अब नए रेवेन्यू को लगाने का अधिकार समाप्त हो चुका है, और सारे स्टेट्स ने अपनी टैक्स इम्पोज करने की शक्तियां जीएसटी को सरेंडर कर दी है। तो स्टेट्स के पास एडिशनल रिसोर्स मोबिलाइज करने की सीमित शक्ति है। और दूसरे 1998 में जब पूरे देश में रीजनल पार्टीज का उभार हुआ और सारी रीजनल पार्टियां पॉपुलिस्ट मार्ग पे चली और अंधाधुंध खर्चे बढ़े, बजट खर्चे बढ़े, उस समय केंद्र सरकार ने एक कानून बनाया एफआरबीएम, फाइनेंशियल रिस्पांसिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। उसमें यह सीमा लगा दी कि आपका जो जीडीपी है उसके 3% से ज्यादा आप जो है बजट घाटा नहीं रख सकते, 3% पे रोक दिया। अभी जब महामारी आई है तो मई में सरकार ने 1% की छूट दी है कि आप 1% ज्यादा बोरो कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी इतनी शर्तें लगा दी हैं कि आप पावर में रिफॉर्म करेंगे, लेबर रिफॉर्म करेंगे, एग्रीकल्चर रिफॉर्म करेंगे, कि कोई भी स्टेट उसको वो रिफॉर्म कर नहीं पाएगा और वो पैसा बोरो नहीं कर पाएगा। जहां तक यूपी की बात है तो अब गवर्नमेंट में समस्या ये है कि 30 साल इकोनॉमी रिफॉर्म हो गए, लेकिन समाजवाद और सरकारी नौकरी का जो आकर्षण है वो आज भी भारतवासियों के डीएनए का हिस्सा बन गया है। उनको सरकारी नौकरी चाहिए। ये जमाना गिग इकोनॉमी का है, GIG। मैं भट्ट जी इस बात से सहमत नहीं हूँ। सरकारी नौकरी की बात नहीं है, बहुत सारे लोग जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जाना चाहते हैं या करते हैं छोटे छोटे, तो उनको फैसिलिटीज नहीं मिलती। उनसे नोचने और उगाहने वाले इतने ज्यादा डिपार्टमेंट हैं, आपको कोई रजिस्ट्रेशन कराना हो कोई किसी चीज का, हर चीज में, और नहीं हो तो खड़े होने की जगह नहीं है। शहरों में जमीनें इतनी, ये पॉलिसी का दोष हम नहीं दूर करेंगे। जो विकास प्राधिकरण बनाए, एक सेकंड, आपने विकास प्राधिकरण बनाए,
आपने विकास प्राधिकरण बनाए, या मान लीजिए आपने वाजपेयी जी के नाम पे मान लीजिए उस समय बेरोजगारों को रोजगार की मान लीजिए योजना थी, आप 2 लाख 5 लाख मान लीजिए आप उनको लोन दे रहे हैं, तो 2 लाख 5 लाख में वो कहाँ गुमटी खड़े करेगा। तो सबसे बड़ा चीज ये है कि सरकारों को, जैसा कि आपने पहले कहा, मैं उस बात से सहमत हूं कि बात करके पूरी पार्लियामेंट को, पूरी विधानसभा को बात करके और इसको प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि अगर ये बेरोजगारी बढ़ती रही और इसका हल नहीं हुआ तो आप देख लीजिए जिस तरह से युवक इसकी तरफ अब जाग रहे, अग्रसर हो रहे हैं, तो ये आपके पॉलिटिकल सिस्टम के लिए भी, आपके लिए आगे चल के ये क्षति कर सकता है, क्योंकि लोग कहेंगे कि भाई जिस सिस्टम से हमको रोजी रोटी नहीं मिल सकती, जो व्यवस्था नहीं कर रहा, तो क्योंकि ये पॉलिसी मैटर है। सरकार ने जानबूझ के एग्रीकल्चर सेक्टर को, सरकार ने जानबूझ के कुटीर उद्योगों को, स्मॉल सेक्टर को डिप्राइव किया है, उनको सहूलियतें नहीं दी जा रही। बात इतनी खादी की बड़ी बड़ी की जाती है, मैं आप जाके देखिए कि खादी बुनकरों को जो खादी कमीशन है वो इतना कम जो मेहनताना देता है कि कोई बुनकर का उसमें पेट नहीं भर सकता है। तो ये पॉलिसी के लेवल पे हमको ये देखना पड़ेगा कि सरकारी नौकरियों से इतर कितना अधिक जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में लगे हुए हैं, मान लीजिए कोई कुछ भी बना रहा है, कोई चोखा बाटी भी बना रहा है, या कोई कुछ कर रहा है, पंचर बना रहा है, तो उनको कैसे सिस्टम फैसिलिटेट करे। वो तो सरकार पे बड़ा एहसान कर रहा है ना कि आपसे कुछ लिए बिना अपना परिवार का चला रहा है। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को कैसे फैसिलिटेट किया जाए, ये कहने की बात है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारा, लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बिल्कुल एनकरेज नहीं किया जाता। मैं आपको उदाहरण बताता हूँ, जो अगर स्कूल भी खोलना हो, एक सेकंड, स्कूल खोलना हो तो 10 जगह से आपको एनओसी लेनी होती है, फायर से एनओसी, फलाने से, और उसमें 50-50 हजार से कम से कहीं ज्यादा नहीं लगता है। तो आपको सरकारी प्रक्रियाओं को ठीक करना पड़ेगा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में। नहीं, आपकी बात का जवाब मैं 2 बातें कहता हूँ। पहला, अगर आपने जनवरी 18 की आपको याद हो, जब यूपी में फरवरी में यूपी निवेश समिट हुआ था, उस समय यूपी गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था, ईओडीबी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। और अभी 2 हफ्ते पहले एक खबर आई है कि भारत में ईओडीबी रैंकिंग में यूपी जो 12वें स्थान पे था वो दूसरे स्थान पे आ गया। अब ये दावा बहुत बड़ा लग सकता है, लेकिन ईओडीबी, इस जो बात आपने उठाई कि गवर्नमेंट की संस्थाएं नोचती हैं, करप्शन है और जल्दी काम नहीं होता, इसका समाधान ईओडीबी है। ये बहुत स्लो प्रोसेस है, लेकिन इसका जेस्टेशन पीरियड बहुत लंबा है, और ब्यूरोक्रेसी से ये अपेक्षा करना कि वो अपने अधिकार छोड़ देगी आसानी से, ये आसान बात नहीं है। जैसे अभी मुख्यमंत्री ने 2 बातें कही पिछले हफ्ते की बैठक में कि नगर विकास विभाग, आवास विभाग और स्टैंप रजिस्ट्रेशन विभाग अपना सारा काम ऑनलाइन करे, और 15 अक्टूबर तक ये सारा काम ऑनलाइन होना चाहिए। आपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात की, पिछले ये नेहरू जी के जमाने से आत्मनिर्भरता, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के ऊपर तमाम योजनाएं चल रही हैं, नाम बदलता रहता है। और वर्तमान मोदी सरकार ने, वो यूपी गवर्नमेंट के समय भी था, स्किल डेवलपमेंट मिशन के ऊपर पूरे देश में बहुत काम हुआ है। हर राज्यों के अलग अलग रिजल्ट हैं। दिल्ली में अच्छा काम हुआ, हरियाणा में अच्छा हुआ, तमिलनाडु में अच्छा हुआ, महाराष्ट्र में बेहतर हुआ, या तेलंगाना में बेहतर हुआ। यूपी में इतना अच्छा नहीं हुआ, लेकिन और यूपी में कुछ भी काम करना बहुत मुश्किल काम है। तो जो बातें आप कह रहे हैं, इसका समाधान, और एक योजना और है जिसपे बहुत जोर दिया है सरकार ने जनवरी 2018 से, ओडीओपी, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। इसमें हर जिले का जो कुटीर उद्योग है, उनको जो सरकार ने सबसे बड़ा काम किया इस योजना में, सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें सरकार पैसा नहीं दे रही, सब्सिडी नहीं दे रही है सरकार। स्किल डेवलपमेंट की आपने बात की भाई, देखिए ये जो सारा प्रोजेक्ट था ये सत्तारूढ़ दल के ही एक एमपी को दे दिया गया, उनकी कंपनियों को। हुआ क्या कि वो भी सब एनजीओस के जरिए, और वो इंजीनियरिंग कॉलेजेस में ऑलरेडी जो लड़के पढ़ रहे थे वो लेके सब फर्जीफिकेशन हो गया। आपको स्किल डेवलपमेंट करना है तो आपको अपने जो पॉलिटेक्निक हैं, आप पॉलिटेक्निक में टीचर रखिए, मशीनें रखिए, जो आईटीआई हैं, वो अगर आप वहाँ कार की ट्रेनिंग ले रहे हैं ड्राइवर की, तो पता चला कब की खटारा कार वहाँ पड़ी हुई है। तो देखिए स्किल डेवलपमेंट एनजीओस को पैसा देके, अपने एमपीज को पैसा देने से नहीं होगा, वो फर्जी आंकड़ों से नहीं होगा। उसके लिए आपको शिक्षा में, आप जो आपकी शिक्षा व्यवस्था है, जो आप बीए एमए करा रहे हैं, ये
उसमें आप देखिए हिंदी ठीक से तो पढ़ाते नहीं है, टीचर नहीं रखते हैं, तो आपको इसमें चौतरफा करना पड़ेगा। सरकार, ये हम स्वागत करते हैं मेरे ख्याल से जो योगी जी ने कदम उठाया, लेकिन उनके साथ साथ उनको शिक्षा में सुधार करना पड़ेगा और जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में सुधार करना पड़ेगा और जो खेती। रामदत्त जी, केवल दो शब्दों में बात कहूंगा मैं, केवल दो शब्दों में बात कहूंगा मैं। हमारे सिस्टम में दो बुनियादी बातें मिसिंग हैं। पहला ट्रांसपेरेंसी और दूसरा अकाउंटेबिलिटी, पारदर्शिता और जवाबदेही। अगर आप ध्यान से देखिए तो प्रदेश स्तर पर जो विधानसभा है और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो कमेटी सिस्टम होता है, वो एग्जीक्यूटिव पर, कार्यपालिका पर प्रभावी नियंत्रण रखने के लिए बहुत एक कारगर इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म संविधान निर्माताओं ने ऐसी उम्मीद की थी। यूपी में हमारे विधायिका में इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म का इतना बुरा हाल है कि पिछले 20 साल से हमारी विधानसभा में डिप्टी स्पीकर का चुनाव नहीं हुआ। सपा थी तो उसने कहा बीएसपी को हम नहीं आने देंगे, जब बीएसपी थी तो हम सपा को नहीं आने देंगे। अब भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, इसके 325 एमएलए हैं, इनसे कम से कम उम्मीद थी कि ये राष्ट्रीय पार्टी के तरह से इनका आचरण होगा और ये विपक्ष के एक नेता को डिप्टी स्पीकर के पद पर ये नियुक्त करेंगे। और डिप्टी स्पीकर का पद इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि वो पिटीशन कमेटी का चेयरमैन होता है। पूरे प्रदेश का आम आदमी कोई भी शिकायत लेकर के वो वहां पिटीशन भेज सकता है और डिप्टी स्पीकर को लाइक ए चीफ मिनिस्टर ये अधिकार होता है कि वो उसको तलब करे। तो जो हमारे यहाँ जो विधायिका के पास जो शक्ति थी कि वो कार्यपालिका की जवाबदेही को सुनिश्चित करे, वो इस समय एकदम नगण्य है। यहाँ तक कि जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है वो भी पिछले 20 साल से हमारे यहाँ कोई काम ही नहीं कर रही। अरे साहब, बजट की स्टूडेंट होती है, आपने छोड़ दीजिए। एक पहले चाहिए कि एनुअल प्लान क्या होगा, इस पे आप विधानसभा में चर्चा कराइए। कभी चर्चा होती है कि हमारा प्लान क्या होना चाहिए? अरे सर, अभी 22 अगस्त को 28 विधेयक 10 मिनट में पास हो गए। 28 विधेयक को गवर्नमेंट प्रेस में छपने में 1 घंटा लगा होगा, लेकिन 28 विधेयक को पास होने में 8 मिनट लगा। ये तो हाल है हमारी विधायिका का, और आप कह रहे हैं कि सबको तो इसीलिए तो कोई कार्यपालिका की कोई जवाबदेही नहीं है। एक अंतिम टिप्पणी के साथ, भट्ट जी, योगी जी ने जो अनाउंसमेंट किया है 6 महीने के बाद, आपको लगता है इसमें से काफी हद तक पूरा हो सकता है? देखिए, ऐसा है, पहली बात तो राजनीति में चाहिए कुछ नहीं होता, और दूसरी बात एब्सोल्यूट कुछ नहीं होता। अब अगर योगी जी ने कह दिया, अगर इसमें 3 लाख पद हैं, और मेरा मानना है कि अगर 3 लाख में 1,51,000 की नियुक्ति भी हो गई तो योगी जी की या गवर्नमेंट की सफलता का रेट होगा 51%। 51% का मतलब है यू हैव गॉट द कंट्रोलिंग स्टेक। तो 51% भी जो है बहुत बड़ी उपलब्धि है। और अगर आपको मैं ध्यान दिलाऊं, 2017 मई में योगी जी ने कहा कि 90 दिन में सारी सड़कें गड्ढा मुक्त। और 2017, 18, 19 और 20 आ गया। ये घोषणा 5 बार हो चुकी है। क्या गड्ढा मुक्त हुई? अरे भाई, लेकिन एक बात बताइए ना, रामदत्त जी, इस पे एक अंतिम टिप्पणी करिए, हमारा समय समाप्त हो रहा है। इसका स्वागत करते हैं कि मंदिर मस्जिद से हटके, कम्युनल इश्यूज से हटके कम से कम रोजगार पे ध्यान तो गया उनका। इसी के लिए बधाई उनको कम से कम दे दीजिए। जी जी जी, हमारा समय अब समाप्त हो चुका है। हम फिर अगले शनिवार को मिलेंगे यूपी की पॉलिटिक्स पे। आप सबका धन्यवाद। शुभ रात्रि।